अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आपको बता दिया कि हम क्या बात करने लगे आज शो में। बड़े सीरियस टॉपिक्स हैं, फिर आपको टॉप स्टोरीज के बारे में भी बताया, कुछ ट्रिब्यूट्स पे होंगे। सो एज ऑलवेज जियो पाकिस्तान इज गोइंग टू बी अ मिक्स प्लेट फॉर यू गाइस टुडे। हाँ, लेकिन इससे पहले हमारा ट्विटर हैंडल, ताकि आपकी पार्टिसिपेशन हो सके, आज जियो पाकिस्तान टीवी, आप हमें लिख के भेजेंगे, हम शामिल भी करेंगे प्रोग्राम में। और आज आपका वो शिकवा भी पर्टिकुलरली राशिद गफूर साहब दूर हो जाएगा। हमें रोजाना ट्वीट करते हैं कि भाई आज म्यूजिक क्यों नहीं था, तो आज तो रॉबिन घोष साहब के क्या सुरीले गाने जो हैं शामिल करने वाले हैं। थोड़ा सा फीलर जो है वो हमने आपको ऑलरेडी दिखा भी दिया है। अच्छा जी, पीएसएल का हमने जिक्र किया, तो कल ये जो पीएसएल का इवेंट है, नाउ इट्स इन इट्स 4th ईयर और मेगा से मेगा तर होता जा रहा है। तो उसके मेगा तर कितना जबरदस्त है ना। अच्छा, मैंने कितने जबरदस्त किस्म की टर्मिनोलॉजी एक क्रिएट की है, जियो पाकिस्तान टर्मिनोलॉजी। आई होप समबडी इज टेकिंग नोट। और हमारे जो इस किस्म के लफ्ज होते हैं ना, उसकी एक अपनी डिक्शनरी होनी चाहिए। लेकिन आपको हम वैसे तो सोच रहे थे कि बाद में बताएंगे, लेकिन अभी बता देते हैं। ये पीएसएल की सारी ओपनिंग के लिए मैं और अब्दुल्ला भी वहां होंगे कल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर नाइस फैंस हु आर देयर इन दुबई, और हमें लिखते भी रहते हैं, तो आपसे हम मुलाकात भी करना चाहेंगे। और ये बिरयानी चेक करनी है हमने। हाँ, बिरयानी खाएंगे। अब जा ही रहे हैं, तो हमें आप लोग बिरयानी खिला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ट्रेस कर लेंगे, ऐसा करें कि हमें पिक कर लें, बिरयानी खिलाएं और हम गप्पे शप्पे लगाएंगे, तस्वीरें वगैरह हो गई, और फिर हम वापस आ जाएंगे। तो ये पेशकश है हमारी, आप देख लें। इट्स अ जोक, इट्स ऑलराइट, हम आएंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है करना। अच्छा जी, ये तो हमने कहा शुरू में खाने पीने की चीजें आउट कर दें, वरना हमारे दिमाग में घूम रही होती हैं। अब जरा हम आते हैं कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की तरफ। ऑल्सो शेख साहब का क्या होगा इस द क्वेश्चन है। इसके लिए शेख साहब को आज हमने मदऊ किया है। बिल्कुल जी, जल्दी से पहले आपको बता दें कि हम बात क्या करें। शेख रशीद का एतमाद ये कि वजीर आजम ने कह दिया और वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर बन गए, लेकिन मुखालफत में आवाज़ तहरीक इंसाफ के अंदर से ही उठ रही है और मसला इमरान खान के लिए बन रहा है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा एक से जायद बार कह चुके हैं कि इमरान खान ने उन्हें PAC कारकुन नामजद कर दिया, तो वो रुकन बन चुके हैं। और इस मामले में स्पीकर कौमी असेंबली का भी कोई इख्तियार नहीं। जरा एक दफ़ा दोबारा सुने उन्होंने क्या कहा था। कानूनी तौर पर मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी का तहरीक इंसाफ के सरबरा ने मेरा नाम भेज दिया, मैं हो चुका हूँ। और स्पीकर साहब का काम नहीं है कि पब्लिक अकाउंट को चलाना, उनका काम है हाउस को चलाना। लेकिन इस पर असद कैसर ने भी कह दिया कि वो इस मसले पर बराह रास्त इमरान खान से बात करेंगे। शेख रशीद के कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन अब बात स्पीकर से आगे बढ़कर हुकूमती जमात के अरकान तक पहुंच गई, जो वाज़े तौर पर शेख साहब को रुकन बनाने के खिलाफ हैं। शेख रशीद साहब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान PAC में मौजूद है, और जो कोई शहबाज शरीफ जहाँ पे कोई गलत काम करना चाहेंगे तो उसके लिए हम रुकावट बनेंगे। और हकीकत ये है कि असेंबली कवायद के तहत किसी को PAC रुकन बनाने के लिए स्पीकर की हिदायत के तहत असेंबली सेक्रेटेरिएट की मंजूरी ज़रूरी है। और ये रवायत भी कम अज़ कम 2 दहाइयों से मौजूद है कि कोई वज़ीर PAC का रुकन नहीं बनता। और जिस तरह के अब्दुल्ला ने कहा है कि क्यों ना हम शेख साहब से खुद ही पूछ लें कि मामला है क्या, लिहाजा अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे, पहली बात कि आप ये बता दें हमें कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आप हैं या नहीं, ये वाजे कर दें आप। और वजीर आजम का कह देना काफ़ी नहीं होता, स्पीकर की जानिब से भी हाँ हुई है या नहीं हुई। मैं अगर कानूनी, आइनी और रूल एंड प्रोसीजर के तहत देखा जाए तो मैं प्राइम मिनिस्टर के नोटिफिकेशन के मुताबिक मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर हूँ, लेकिन स्पीकर साहब ने अड्डा लगाया वो एक पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस का काम सवाबदीदी इख्तियार नहीं। लेकिन अगर वो समझते हैं और जो कुछ हो रहा है, आप लोग ये सोचें कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में मेरा जाना नवाज शरीफ के लिए सियासी क़यामत का पैगाम क्यों है। और जितने अहबाब और दोस्त बोल रहे हैं, मैं कौम पे छोड़ता हूँ कि उसी की वजह का नोटिस लें कि दाल में कुछ काला ज़रूर है, लेकिन मेरे लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। मुझे इमरान खान ने यह कहा है कि शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट कमेटी में लगाना हमारी गलती थी, आप ठीक थे, हम गलती पे थे, हमसे ये गलती सरजद हुई है। मेरे पास 2-3 दोस्त आए, उन्होंने मुझको मजबूर किया
लेकिन बात थी। चलें, आपको तो दाल में भी काला लग रहा है, आप खान साहब को कोर्ट स्पीक कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम खान साहब की जो पार्टी है तहरीक इंसाफ की बात करें शेख साहब, तो इनके मेंबर कौमी असम्बली राजा रियाज, कल इनकी गुफ्तगू हमने सुनवाई भी, वो कहते हैं कि आपकी ज़रूरत नहीं है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। साथ में उन्होंने भी कहा कि PTI के लोग शहबाज शरीफ को कुछ गलत नहीं करने देंगे, वहाँ मौजूद मेंबरान मौजूद हैं। तो आप जिनके इत्तेहादी हैं यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके मेंबरान पे आपका एतमाद नहीं है? कोई ट्रस्ट डेफिसिट चल रहा है क्या? देखिए, मेरा कोई मसला नहीं है। मैं जियो के प्रोग्राम में कह रहा हूँ, मैंने कहा भी नहीं खान साहब को। खान साहब ने खुद पूछा लॉ मिनिस्ट्री से कि मिनिस्टर बन सकता है मिनिस्टर बन सकता है इसका मेंबर। फ़रोग नसीम ने एक वज़ीर के सामने ये कहा कि भाई शेख रशीद तुम्हारा मुझसे पूछा गया, मैंने कहा बन सकता है। मैंने कहा ये क्यों पूछा जा रहा है? मैंने नईमुल हक से पूछा और नईमुल हक ने नोटिफिकेशन मुझे पकड़ा दिया कि प्राइम मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्शन जारी की है स्पीकर को। बाकी स्पीकर का जो उन्होंने फ़ैसला किया है इमरान खान साहब ने, वो सर आंखों पे है। लेकिन अगर स्पीकर साहब के कुछ मेरे बारे में रिजर्वेशन है तो मुझे नहीं पता क्या रिजर्वेशन है, लेकिन उनके बारे में भी हुकूमत में सर्टन रिजर्वेशन है जो कि मैं अच्छा नहीं लगता कि मैं आपके प्रोग्राम में बताऊं। मेरे लिए स्पीकर काबिल एहतराम है और वो खाम खा गलत फ़ैसला कर रहे हैं। आइन और कानून के तहत उनको कोई राइट नहीं है। और अगर नून का पार्टी लीडर उसको कह रहा है कि ख्वाजा आसिफ या दूसरा राना सनाउल्लाह को लें तो लें भाई, क्या कोई हम दंगल में उतर रहे हैं? 2 ऑर्डर 2 PAC होंगे जी, एक शहबाज शरीफ मीडिया से खिताब करेगा, एक मैं करूँगा। और अगर लोग समझते हैं कि मैं ना जाऊं, अल्लाह को जो मंजूर होगा वो होके रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में मैं तैयार हूं, मैं ये हफ्ता देखूंगा और सोमवार को इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ये कह रहा हूं, सोमवार या मंगल को मैं सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दूंगा कि ये से शख्स को अकाउंट कमेटी का सरबरा मुकर्रर करना। सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं। साथ साथ नाना करते हुए भी शेख साहब आपने कह दिया कि स्पीकर साहब पे रिजर्वेशंस हैं। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि राजा रियाज की वापस बात लाते हैं कि राजा रियाज की बात से एक चीज़ समझी जा सकती है कि तहरीक इंसाफ शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के तौर पर कबूल कर सकती है। अगर हुकूमती जमात को मसला नहीं तो फिर आपको क्यों परेशानी हो रही है? कोई मसला नहीं। मैं हुकूमती जमात का मसला जो है, देयर इज़ ए फेस बिहाइंड ए केस। हुकूमती जमात से तो मैं एक सीट का मेंबर हूँ जी। मैं तो ख़ुद इमरान खान की इस बात को इंडोर्स करता हूँ कि वो मुझे 1 मैन आर्मी कहता है, तो मैं हूँ 1 मैन। और इसी 1 मैन आर्मी ने अयूब खान से लेके आज तक जितने लोगों से टक्कर ली, अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। और पनामा में भी मेरा केस था हुजूर, मेरे केस पे फैसला हुआ। अयूब खान की भी तहरीक 6 नवंबर 1968 को शेख रशीद ने लीड की। बाद में लोग ले जाते हैं और तारीख बदल जाती है। और भुट्टो साहब ने अपनी जो करतास, क्या कहते हैं उसको, जो वाइट पेपर शाया किया ज़ियाउल हक ने, जिसकी बुनियाद पर मेरी सुप्रीम कोर्ट में बेल्स होती थी, भुट्टो ने अपने हाथ से लिखा कि ट्राई टू गेट रिड ऑफ शेख रशीद, या इसको हर कीमत पे ख़रीदो या फ़ारग करो इसको। उस बुनियाद पे मेरी बेलें होती रही। लेकिन मैं इमरान खान की वजह से इस अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ। अगर इमरान खान समझे कि मेरी ज़रूरत नहीं है तो मेरी ज़रूरत नहीं है जी, क्या ज़रूरत। इमरान खान का ये फ़ैसला है कि मेरी पब्लिक अकाउंट में। ऑलराइट शेख साहब, आप रिजर्वेशंस का तस्करा कर रहे थे। आपने कहा कि इमरान खान का फैसला है कि आपकी PAC में ज़रूरत है। आप स्पीकर साहब पे रिजर्वेशंस की बात कर रहे थे, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से शहबाज शरीफ को निकालने के मामले पर इमरान खान और काबीना आपके साथ हो भी तो स्पीकर असद कैसर कोई एक्शन लेते नजर आ नहीं रहे हैं। आप समझते हैं कि स्पीकर साहब ने वज़ीर आज़म की बात ना मानी तो मुश्किल हो सकती है उनके लिए? मेरा नहीं ख्याल, मसला अभी बड़ा अर्ली है। 2019 में हमें धीरे धीरे चलना है। इंशाअल्लाह इन सारे मसाइल पर इमरान खान काबू पा लेगा और उसको सारी समझ है, वो हर एक की फ्रीक्वेंसी जानता है। और मेरा नहीं ख्याल कि अभी स्पीकर को छेड़ना कोई मुनासिब बात होगी। और ये पार्टी लीडर का फ़ैसला है। अभी काफ़ी अहम हफ्ते और दिन और महीने हैं। 30 मार्च तक बड़े अहम फ़ैसले हो जाने हैं।
अप्रैल मई लगा लो, जून लगा लो जी, 30 जून लगा लो, 1-2 महीने बढ़ती कर दो, तो कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। अगर स्पीकर जो है गुड्डी गुड्डी खेल रहा है तो उसे खोलने दें। अच्छा चलें शेख साहब, आपने ये सब कुछ तो अपना मौक़िफ़ दे दिया है। एक और बात फाइनली, NRO की बड़ी बातें हो रही हैं, जहाँ सुनो NRO की बातें हो रही हैं। मुस्लिम लीग नून कहती है कि NRO नहीं ले रहे, हुकूमत कहती है कि हम दे भी नहीं रहे, तो आपको क्या लग रहा है कि NRO हो रहा है? मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि जिन ममालिक ने ये NRO कराया था, हमारे पड़ोसी मुल्कों ने वो उकताए बैठे हैं उनसे, और उनका जी भरा बैठा है। और उन्होंने ख़ुद मेरे सामने किंग अब्दुल्ला ने मुशर्रफ को कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट सॉरी, हमसे गलती हुई है, और ये हमने जो समझा था, ही इज़ नॉट वट ही इज़, जो उसके ट्रांसलेटर ने तर्जमा किया एग्जैक्ट जुमला का नवाज शरीफ के बारे में, किंग अब्दुल्ला के ट्रांसलेटर ने, कि ही इज़ नॉट वट ही इज़। और अभी जब अर्दगान की तरफ गए थे तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि ये अर्दगान की मिसेज़ मेरी बहन बनी हुई है, देखें कोई चक्कर वक्कर ना NRO का चले। तो वापसी में ख़ुद इमरान खान ने मुझे कहा, पिछली दफ़ा जो मैंने कहा था वो ठीक हुआ, उसने मुझे कहा नहीं, इस दफ़ा उन्होंने ख़ुद कहा कि वो नहीं जाते किसी, ये सोशल मीडिया क्या लिख रहा है, वो नहीं चाहते। और NRO के बारे में मेरी सीरियस मीटिंग हुई है, तमाम हलकों ने मुझे, सबसे सीरियस मीटिंग मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से हुई है, उन्होंने कहा नो वे शेख रशीद। लेकिन मैं विटनेस हूँ शहबाज शरीफ की कोशिशों का, ये पड़ोस में रहने की वजह से नहीं, किसी और जगह पे। और कल मुझे ये भी कहा गया है कि इसहाक डार जो है वो चाहते हैं कोई बीच में पढ़ के मेन कोई मामला तय हो जाए, लेकिन इमरान खान की हद तक इट्स वेरी क्लियर एग्जैक्टली व्हाट ही सेड कि नो वे शेख रशीद एट ऑल। और अब वो अदारे जो NRO की बातचीत है, मेरा ख्याल है उनसे भी मेरी कल परसों शादी पे मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा नहीं, कोई NRO नहीं है नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के लिए। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका, शेख रशीद अहमद हमारे साथ मौजूद थे। भाई NRO के बारे में तो उन्होंने मामला ब्लैक एंड वाइट कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि इदारों से भी उनकी बात हुई है, और उन्होंने भी कह दिया है कि कोई NRO नहीं है नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के लिए। ऑलराइट, देयर यू गो। तो लिहाजा जो सवाल थे, जो डाउट्स थे, वो सब कुछ तो शेख साहब ने खुद ही क्लियर कर दिए, या क्लियर कर दिए या फिर और सवाल दे दिए, दैट रिमेन्स टू बी सीन। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ेंगे और ज़रा हम अच्छी चीज़ों और अच्छे कॉजेज़ की बात करते हुए आपको बताना चाहते हैं कि गैर सरकारी तंजीम द सिटीजन्स फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम गरीब और नादार बच्चों की इमदाद के लिए कराची गोल्फ टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया है। 15वीं TCF गोल्फ टूर्नामेंट, बेसिकली 15वां है ये, अगले हफ्ते कराची में गोल्फ क्लब में शुरू होगा। इसी बारे में हम मज़ीद जान लेते हैं। असफंदियार इनायत ने हमें सिटीजन्स फाउंडेशन से ही ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम असफंदियार। ये बड़ा ही ज़बरदस्त आइडिया है कि कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहें। ऑब्वियसली फंड रेजिंग तो होनी है, बट वाई गोल्फ? ऑब्वियसली बहुत से टूर्नामेंट्स आप लोग कर चुके हैं। गोल्फ हमें बड़ा रिच इवेंट और ये स्पोर्ट हमेशा से लगता है, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन देयर। एक्चुअली बहुत सारे दूसरे स्पोर्ट्स, स्पेशली क्रिकेट वगैरह, जो उस पर काफ़ी ऑलरेडी लोग जो हैं वो स्पॉन्सर्स वगैरह हैं और काम हो रहा होता है। गोल्फ जो है वो एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें पाकिस्तान एज एन इमर्जिंग प्ले जो है वो निकल रहा है, और हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। और स्पोर्ट्स का कहीं ना कहीं तालीम के साथ भी जो है वो एक कोरिलेशन जो है बिल्कुल गहरा ताल्लुक। तो हम स्पोर्ट्स को साथ साथ जो है वो तालीम को भी जो है वो उसकी अहमियत को जो है वो उजागर करते हैं। तो डिफरेंट कॉर्पोरेट्स जो हैं वो आती हैं इसमें, डिफरेंट इंडिविजुअल्स आते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। और ना सिर्फ स्पोर्ट्स जो है वो गोल्फ जो है वो मेन स्ट्रीम में आती है, उसके साथ साथ जो है वो TCF जो तालीम फराहम कर रहा है मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान भर में, उसकी भी जो है वो। अच्छा असमत, आपका मैसेज तो पहुंचेगा सर्टनली, लेकिन क्या प्रोसीजर होता है? सारी प्रोसीड्स जो फीस की सूरत में आएंगी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए, वो TCF को डोनेट की जाएंगी? जी। हाउ डज दिस वर्क? जी बिल्कुल, इसमें जो इंडिविजुअल्स जो पार्टिसिपेट करते हैं वो 20,000 रुपये देते हैं। 20,000 रुपये में पूरे साल की एक बच्चे की तालीम हो जाती है। सो अगर टीम आती है 4 लोगों की तो 80,000 रुपये वो लोग देते हैं। तो उसमें आप जो है 4 बच्चों की जो है वो पूरे साल की जो है वो तालीम जो है वो कर देते हैं। और जितना ज़्यादा सपोर्ट होता है तो हमें उतना ज़्यादा आसानी होती है आगे स्केल करने में। इस वक्त 2.25 लाख बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, और हमारा 2030 विज़न जो है वो ये है कि हम 20 लाख लर्नर्स तक जो है वो
पहुंचना चाहते हैं। ज़बरदस्त। 10 टाइम्स इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अभी हैव नो डाउट कि होगा। जल्दी से बता दें कि मुल्क से बाहर से भी कुछ प्लेयर्स आ रहे हैं, गोल्फर्स आ रहे हैं, या फिर सारे पाकिस्तान के ज़्यादातर प्लेयर्स जो हैं। और आपके अपने स्कूल्स में कितना स्पोर्ट्स पे तवज्जो दी जा रही है? हमारा जो है, हम इसे एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं, हम ऐसे को करिकुलर कहते हैं, क्योंकि ये करिकुलम का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। स्पोर्ट्स जो है वो सारी फैसिलिटीज़ हर स्कूल में प्लेग्राउंड जो है वो हमारे मौजूद होता है, जिसमें डिफरेंट स्पोर्ट्स जो हैं वो होती हैं, और सालाना जो है वो फिर स्टूडेंट्स वीक मनाया जाता है, जिसमें स्पोर्ट्स को खास अहमियत दी जाती है। ज़बरदस्त असफंद यार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर। और वंस अगेन, हम जब भी TCF की बात करते हैं हमें इतनी खुशी होती है कि एक, बहुत से हैं वैसे तो, लेकिन ये एक ऐसा इदारा है जो टोटली डेडिकेटेड है, एंड यू वांट टू हेल्प एंड यू वांट टू कंट्रीब्यूट इन दोज ऑर्गेनाइजेशंस जो अपनी मदद भी कर रहे हो। तो लिहाजा इनके इवेंट्स काफ़ी मेगा होते हैं, काफ़ी बड़े इवेंट्स होते हैं, एंड देन बाहर से भी लोग जहाँ डोनेशंस वगैरह करना चाहते हैं, सो दिस इज़ वन ऑप्शन, इट्स राइट देयर फॉर यू इफ यू वांट टू हेल्प आउट। 15वां TCF गोल्फ टूर्नामेंट 17 फरवरी टू बी प्रिसाइज, यानी कि संडे को है, तो आप भी जा सकते हैं। आप अगर गोल्फ देखने में इंटरेस्टेड हैं तो वहां देख के आप एंजॉय भी कर सकते हैं। देखिए, कंट्रीब्यूशन दैट इज द की, दैट इज द बेस। तो आपको पता होना चाहिए सिटीजन फाउंडेशन करता क्या है। कुछ ट्वीट इतनी फनी है कि ऑनेस्टली हम यहाँ पढ़ ही नहीं सकते, आपको सुना ही नहीं सकते दोबारा, बट वी हियर व्हाट यू आर सेइंग, वी सॉर्ट ऑफ एग्री विद यू एज वेल। पर्टिकुलरली वो जो नाइस और नॉट नाइस वाली अपना, वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और कुछ शेर व शायरी जो आप हमारे लिए कर रहे हैं, हमें ज़रूर टाइम मिला तो हम यहाँ पढ़ के आप सबको भी सुनाएंगे। वैसे हमने खुद तो पढ़ लिया। हाँ, अच्छा जी, हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की पहले बात कर रहे थे, लेकिन अब सिंध पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में क्या हो रहा है वो भी आपको बता दें, तो उसका भी अपडेट दें कि सिंध में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप चाहिए तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत कर ले। वजीर आला सिंध ने तहरीक इंसाफ के सामने शर्त रख दी। मुनासिब बात है, क्योंकि PTI की गौर ज़रूर करना चाहिए इस बात पे। 2 रोज़ पहले आपको बताएं कि क्या हुआ। सिंध असेंबली में खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि PTI वाले कहते हैं हमें PAC की चेयरमैनशिप नहीं दी गई। इमरान खान पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करें, हम उन्हें PAC की सरबराही देने को तैयार हैं। से हम कुछ चेयरमैनशिप्स उनको जैसे दे सकते हैं, मैं अभी भी ऑफर करूंगा कि चेयरमैनशिप्स ले लें, लेकिन हम कंपोजिशन नहीं चेंज करेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसलिए नहीं देंगे कि तुम लोग चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के सेक्रेटरी नहीं हो। इमरान खान आके साइन करे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, PAC देने के लिए तैयार है। आए पब्लिकली आके साइन करे, कहे मैं मानता हूं इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने साइन किया था, ले लो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। मरकज और पंजाब में मुस्लिम लीग नून को PAC की सरबराही देने वाली तहरीक इंसाफ ने सिंध में इसी ओहदे का मुतालबा किया है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के दाई इस बात की तो करते हैं कि अपोजिशन को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैनशिप होनी चाहिए। नेशनल असेंबली में ये रिवायत 10 साल से चल रही है, दुरुस्त है, लेकिन सिंध के अंदर इस रिवायत की अभी तक बुनियाद नहीं डाली गई। ये इसकी कोई तुक नहीं है। देखिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ट्रांसपेरेंसी के लिए हमेशा ऑपोजिशन के पास होनी चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आजकल वज़ीर आज़म और उनके वुज़रा नून लीग से ये ओहदा छीनने की बात कर रहे हैं, मगर सिंध में इसे ऑपोजिशन का हक मानते हैं। और इसी पे ज़रा हम मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। यही सवाल सबसे पहले पूछेंगे सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी हमारे साथ हैं। नकवी साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आपको सिंध की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप क्यों चाहिए? खैबर पख्तूनख्वा में तो ऑपोजिशन को ये ओहदा नहीं दिया गया। पहली चीज़ ये है कि नेशनल असेंबली के अंदर ये ओहदा लीडर ऑफ द अपोजिशन को दिया गया। पंजाब असेंबली में ये लीडर ऑफ द अपोजिशन को ओहदा दिया जाता है। पिछली दफ़ा मियां महमूद रशीद PTI से थे, जबकि शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे। बलूचिस्तान में ये ओहदा दिया जाता है लीडर ऑफ द अपोजिशन को, तो सिंध में क्यों नहीं? KPK में ये इसलिए ओहदा नहीं दिया गया कि उन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पे इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि स्पीकर नॉमिनेट कर सकता है। वहाँ वो कंसेंसस डिसीजन था और इस असेंबली का नहीं था, पिछली असेंबली में था। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैनशिप मांगना आइनी भी है, कानूनी भी है
और जमहूरियत के लिए ज़रूरी भी है, इससे कि वरना ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बेनज़ीर लिखती नहीं। इनकी वो शहीद कायद जिसका ये दम भरते हैं, आज उसकी बात को ये रद्द कर रहे हैं, और किस जगह जिस देश की मिट्टी में वो पैदा हुई, उस देश में, उस जगह में, उस सूबे में वो उसके अक़वाल को कोई अहमियत नहीं दे रहे। यही तो हम कहते हैं कि भुट्टो मर गया, अब जरदारी की बारी है और पर भारी है। नकवी साहब ये बताइएगा कि वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं कि अगर ऑपोजिशन को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप चाहिए तो ऑफर उनकी है कि आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत कर लें। कोई मायूब तजवीज़ भी नहीं है, क्या सोचा है इस पे? वैसे ऑब्वियसली चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जो इम्प्रैक्टिकल है, जो खुद ना PMLN पूरा कर सकी ना PPP पूरा कर सकी। इतने तो हम भी बेवकूफ़ नहीं कि आपकी इम्प्रैक्टिकल बातों को कह दें कि हम मान लेंगे एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अगर हमें मानना होता तो हम उसी वक्त मान लेते। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का आपने वादा किया है, आप जो है आपस में तय कर लीजिए कि आप लोगों के कॉल पे यकीन किया जाए, आप लोगों के सिग्नेचर्स पे यकीन किया जाए, नहीं किया जाए। नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने माफ़ी नहीं मांगी, NRO का भी नहीं लिया, और सऊदी अरेबिया वाले कहते हैं कि ये माफ़ीनामा दे के गए थे और वादा किया था। इसी तरह जरदारी साहब के भी बहुत सारे मामलात हैं कि वो उनका किसी वक्त पे ये था कि उन्होंने एक रिटन स्टेटमेंट दिया स्विस कोर्ट्स के कि वो इस काबिल नहीं है दिमागी तौर पर कि वो आके कोर्ट में अपेयर, लेकिन उसके बाद वो सदर बन जाते हैं। तो इनके कॉल ऑफ फेल में बहुत तजाद है। तो मुराद अली शाह साहब, आप पहले मुझे ये समझाइए कि 2006 से लेकर 2019 जबकि पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत रही और PMLN की भी हुकूमत रही, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? देखिए नकवी साहब, तहरीक इंसाफ भी एक जमहूरी जमात है, इमरान खान साहब भी इस चार्टर का अगर हिस्सा बन जाए तो अच्छी बात ही होगी। क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कुछ चीज़ें और ऐड करने की बड़ी शदीद ज़रूरत है। ये एक नामुकम्मल डॉक्यूमेंट है। जिस तरीके से ये स्टेटस को के सियासतदानों ने पाकिस्तान को लूटा है, उसके बारे में तो कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जिक्र नहीं है। किसी वो ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी को फेस करने को नहीं तैयार, वो हिले हुज्जत बनाते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये भी लिखा जाए कि पाकिस्तान का हर सियासतदान जो है वो ये अहद करता है कि मैं अपना इलाज बाहर नहीं कराऊंगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं वो कोई इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं करेंगे, मैं कोई इन्वेस्टमेंट मुल्क से बाहर नहीं करूंगा, इसलिए कि मुझे पाकिस्तान पे यकीन है। पहले पाकिस्तान पे अपना यकीन तो दिखाओ मेरे दोस्तों। ये दौलतें बनती हैं, जायदादें बनती हैं मुल्क के बाहर, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं। नकवी साहब, हम आप बात स्टेट करती हैं आपकी जो रिजर्वेशंस हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे, आप लोग इस तरफ नहीं आते तो पीपल्स पार्टी आपको सिंध की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी नहीं बनाएगी। फिर क्या करेंगे? खामोश बैठेंगे, एहतजाज करेंगे? व्हाट्स नेक्स्ट? जो कुछ काम इन्होंने नेशनल असेंबली में किया था वो कुछ काम हम प्रोविंशियल असेंबली में कर लेंगे। कुछ उससे हम अपना भी ज़हन लगाएंगे तो कुछ उससे ज़्यादा भी कर लेंगे। लेकिन जिस तरह इन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को नेशनल असेंबली में जब तक उसका फ़ैसला नहीं हुआ, इन्हें कोई काम नहीं होने दिया। हम तो शरीफाना रोल इख्तियार किए हुए हैं, स्टीयरिंग कमेटी में अपने लोगों के नाम दे रहे हैं, लेकिन चूड़ियाँ हमने भी नहीं पहनी हुई। मुराद साहब, आपको भी हम बता रहे हैं, पीपल्स पार्टी को भी बता रहे हैं, अभी तो आप देखिए द पार्टी हैज़ बगन, देखिए क्या क्या करेंगे। यू डोंट नो व्हाट वी आर केपेबल ऑफ। आई विल टेल यू, विल गिव यू सच अ टफ टाइम कि आपको भी याद रहेगी ये अपोजिशन कैसी अपोजिशन होती है। इसलिए कि बेहतर ये है कि आएँ हाथ मिलाएँ, आवाम की खिदमत करें। हम सबको जो मैंडेट मिला है उससे खिदमत के लिए। बिल्कुल नकवी, you've made your point. Thank you very much for coming to us and talking about it. वैसे तो हम आपसे बहुत सी बातें करते हैं, कुछ हंसी मजाक वाली, कुछ सीरियस, कुछ ट्रिब्यूट्स भी, म्यूजिक, सब कुछ साथ ही चलता है, लेकिन बाज़ इश्यूज हम ऐसे उठाते हैं जिनको सुनना भी मुश्किल होता है, लेकिन उनकी बात करना बहुत ज़रूरी होता है। आज भी एक ऐसा ही इशू हम प्रोग्राम में शामिल करने वाले हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है और तफसीली बात करनी है, रिसर्च के साथ बात करनी है चाइल्ड पोर्नोग्राफी की। जिस तरह के हम पिछले घंटे में भी आपको बता रहे थे कि पहले हमें लगता ये था कि आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं शायद, लेकिन अब बिल्कुल नजर आ रहा है कि इट्स अ ह्यूज नेटवर्क। बच्चों से ज्यादती जैसे घिनौने जराइम हमारे माशरे की तल्ख हकीकत हैं, जिनकी रोकथाम के लिए हमारा प्रोग्राम आगाही पैदा करने की कोशिश कर रहा है और ये कोशिश हम जारी रखेंगे। मकसद ये है कि बच्चों से ज्यादती के खिलाफ मौसर आवाज़ बना जा सके। पिछले माह आपको याद होगा जियो पाकिस्तान ने खुसूसी प्रोग्राम में बच्चों से ज्यादती और बदफेली
के हौलनाक वाक़यात पर तफसीली तहकीकाती रिपोर्ट पेश की। ये मसला किसी एक इलाके, शहर या सूबे तक महदूद नहीं है, ये मकरूह जुर्म पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। कहीं कुछ बहादुर ख़ानदान इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने आ जाते हैं और कुछ अपनी इज्जत की चादर में छुपकर खामोश हो जाते हैं। आम तौर पर एक तासुर यह है कि बच्चों से ज्यादती के वाक़यात नई इलाकों तक महदूद हैं, लेकिन हुमा सरप्राइजिंगली और आपके लिए भी कि फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं ये बिल्कुल इसकी नफ़ी करते हैं। हमने सितंबर 2018 में ओकाड़ा में होने वाले केसेस के बारे में आपको अपने प्रोग्राम में तफसील से आगाह किया था। फिर कराची और तरबेला से बच्चों की गैर अखलाकी वीडियोस बनाने और फैलाने वाले गिरोह के कारिंदे जो थे वो पकड़े जाने की खबर भी आई। चंद मुल्ज़िमान का ताल्लुक बैनुल अक़वामी नेटवर्क से होने का इंकशाफ भी हुआ। दर हकीकत आपको ये भी बताएं कि FIA को इन मुल्ज़िमान के बारे में अमरीकी और यूरोपीय ममालिक के सफारत खानों से शिकायत मसूल हुई थी और बच्चों से ज़्यादती की एक बड़ी खबर 2015 में कसूर से ही सामने आई थी। 300 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हुए, मुल्ज़िम गिरफ्तार हुए, अदालतों में मुकदमात भी चले, मगर नाकिस तफ्तीश और कमज़ोर इस्तगासा के बायस एक के बाद एक मुल्ज़िम जो था वो रिहा हो गया। अब तकरीबन 4 साल बाद सूरत हाल मजीद अबतर हो गई है। कसूर में बच्चों से जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में पकड़े गए सिर्फ 2.6% मुल्ज़िमान को सज़ा हुई और ये भी हकीकत है कि सब सामने आने के बावजूद कसूर में बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात में कमी नहीं बल्कि 16% इजाफा हुआ है। अचंभे की बात है। और ये इंकशाफ क्या है किया है वफाकी मुहतसिब ताहिर शहबाज ने इस्लामाबाद की गिरदोनवा की अगर बात करें और दीगर शहरों की बात करें तो मुल्क के माशी दिल और मेट्रोपॉलिटन शहर कराची और तरबेला में मुतादिद गिरफ्तारियां की गई। FIA के मुताबिक कराची में बच्चों से ज़्यादती के 65% केसेस साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आते हैं और सोशल मीडिया पर बच्चे आसानी से इन दरिंदों की गिरफ्त में आ जाते हैं। और ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में देखा जा रहा है, ऐसा हर जगह हो रहा है। और सोशल मीडिया के फैलाव के बाद बच्चे अपने कमरों में भी महफूज नहीं रहे। कराची के बाद आपको खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल से आगाह करते हैं। ऑनेस्टली कभी कभार तो हम लोग सोचते हैं कि क्या सज़ा होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, और फिर दिमाग जो है ना इंसान का वो सारे लॉज और रूल्स से निकल जाता है और एक्सट्रीम सज़ा सोचता है इसकी। Anyway, जी, लेकिन हमें इस पर बात करनी है और इसके लिए हमारे पास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ होंगे DG FIA साइबर क्राइम सेल इस्लामाबाद से कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद शुएब, कराची से हमें माहिर नफ्सियात साइकेट्रिस्ट हैं, पर्टिकुलरली बच्चों की साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर आयशा मियाँ, वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और बाद में हमारे साथ मौजूद होंगे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के मुशीर ज़ियाउल्लाह बंगश साहब। सबसे पहले तो हम FIA की कारकर्दगी जान लेते हैं। शुएब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइए कि कैप्टन साहब के जो गिरफ्तारियां हुई थी पर्टिकुलरली तरबेला और कराची के वाक़यात को हम ले लें यहाँ पर, सबसे पहले क्या पेशरफ्त हुई है इनमें? देखिए, जो साइबर क्राइम में हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं उसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी, वो तमाम एलिमेंट्स या क्राइम जिसमें कुछ एविडेंस डिजिटल की बुनियाद पे पेश की जाती है। पुलिस में इसके बहुत ज़्यादा केसेस हैं, क्योंकि वहाँ पे डिजिटल एविडेंस नहीं होती तो पुलिस में लोग जाके अपने पीनल कोड में अपनी FIR करवाते हैं। हमारे पास जो आते हैं, हमारे पास इस वक्त जो है करंटली जो है 50 के करीब केसेस हैं, जो उसमें जो है हर केस में बिल्कुल क्लियर एविडेंस मौजूद है डिजिटली और कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। एक केस में लाहौर में सज़ा हुई है 7 साल मुल्ज़िम को, और बाकी केस जो है अंडर ट्रायल है। कराची वाला केस जिसका आपने जिक्र किया और तरबेला वाला, ये भी अंडर कोर्ट की प्रोसीडिंग इसके ऊपर जारी है। अच्छा कैप्टन साहब, ये तो आपने उनकी बातें कर ली जो पकड़े गए हैं, इंडिविजुअल केसेस हैं, एक बंदा इधर एक बंदा उधर, बट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अ नेटवर्क। और हमने अपनी रिपोर्ट्स में जितनी भी हमने रिसर्च की है उसमें यही बताया कि नेटवर्क्स का भी हमें पता है। अपनी ही जो पाकिस्तान में डिफरेंट मुल्कों की एम्बेसीज हैं, डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, उनसे पता चला और फिर जाके उनको पकड़ा। तो ये एक पूरा नेटवर्क है, ये एक दो लोगों का काम नहीं है, या फिर घर के अंदर जो चीज़ें हो रही होती हैं ये वो भी नहीं है। दिस इज़ अ बिजनेस। यस, इट इज़ ए बिज़नेस। और हमारे पास जो बाहर से भी रिपोर्ट्स आई हैं और पाकिस्तान से भी जो हमें कंप्लेंट मसूल हुए हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ साबित हुई है कि जो जराइम पेशा लोग इस
इस क्राइम में इन्वॉल्व हैं उनके ताल्लुकात जो हैं बाहर भी इसी तरह के चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ग्रुप्स के साथ हैं, और उनकी हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन आई है हमने उन मुल्कों से ये शेयर की है ताकि इनके जो बाकी मेंबर्स हैं वहाँ पे गिरफ्तार हों और वहाँ पकड़े जाएं। जो बैरून मुमालिक से हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर हुई हमने यहाँ पे उनको गिरफ़्तार किया है। तो ये सोशल मीडिया में आने के बाद इसमें काफ़ी तेज़ी आई है, और पेरेंट्स को और बच्चों को बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है कि ये इस तरह के लोग जो कि छोटे बच्चे बनकर या ख़वातीन बनकर सोशल मीडिया के ऊपर जो है बच्चों को जो है वो उनसे दोस्तियां करते हैं, और वो बच्चे ये समझते हैं कि ये छोटे बच्चे हैं, हमसे इनकी नेट पे दोस्ती हो रही है, जिसकी वजह से वो इनके उसमें आ जाते हैं, और उसके बाद जो है ये उन बच्चों को फिर बहुत ही अलार्मिंग सूरत हाल है। डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आयशा, ये बताइएगा सबसे पहले कि इस तरह के केसेस हम ब्रेक में भी आपसे बात कर रहे थे, कितने तवातुर के साथ आपके पास आते हैं? हमारे यहाँ तो जिस तरह का सोसाइटी और कल्चर है, पुलिस के पास जाना ही एक बहुत बड़ा स्टेप होता है, यहाँ तक कि साइकेट्रिस्ट से किसी हेल्प लेना। और अगर आ गया कोई केस या आपने ज़ाहिर एक्सपीरियंस किए, तो बच्चों की जहनी हालत क्या होती है? तो केसेस वी गेट वेरी फ्यू बिकॉज स्टिग्मा इतना ज़्यादा है। घर से निकालना, किसी और को जाके बताएंगे, वहाँ पे किसी और को पता चलेगा, बात आगे बढ़ेगी, तो फैमिलीज़ वांट टू कीप इट विद इन द फैमिलीज़, उसको नहीं एक्सपोज करना चाहते, तो बहुत कम आते हैं। वी डू गेट देम, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब बीच में बात करते हुए ऐड करना चाहूँगा कि बच्चे की ज़हनी हालत ठीक नहीं है, माँ बाप ले आए और फिर आपको ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पता लगे कि हाँ ये हुआ है इसके साथ। सो यूजुअली यही होता है कि जब बच्चा जो है या तो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, या स्कूल में दे आर नॉट डूइंग वेल, या डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह हो रहा है, तो उस सूरत में लेके आते हैं, और जब हम अपना तफसीली उनसे मुआयना करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, तो उसमें पता चलता है कि अब्यूज़ हुआ है, या देयर हैज़ बीन सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़, या बच्चा हैज़ बीन रिलेटेड। एंड ऑफ कोर्स वो चीज़ जो है वो उस तरीके से सामने नहीं आती, बच्चे भी उसको छुपाते हैं, बट दे आर नेवर इन अ गुड शेप। देयर इज सिवियर डिप्रेशन एसोसिएटेड विद इट, सुसाइडल आइडिएशन बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट डाइंग, नॉट वांटिंग टू लिव एनी मोर, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आती है, स्पेशली इन द यंगर किड्स, लाइक आफ्टर 8 एंड ओल्डर, तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ के देयर समथिंग रॉन्ग विद अस। बच्चों को खुद गिल्ट बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, दे सॉर्ट ऑफ फील कि उन्होंने कुछ किया है, या देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद देम जिसकी वजह से उनके साथ ये हुआ है। और फिर पेरेंट्स को समझाना कि हाउ कैन दे बी सपोर्टिव ऑल्सो बिकम्स वेरी हार्ड। समटाइम्स पेरेंट्स भी बच्चों को ही वो कर रहे होते हैं, ब्लेम कर रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर आयशा, एक और बात आप बता दें कि ये हम बार बार बात करते हैं, आगे ही की बात कर रहे हैं कि ये बताना चाहिए, बच्चों को इतना एम्पावर करना चाहिए। अभी कैप्टन शोएब से भी यही बात हो रही थी कि पेरेंट्स से वो आके वो बता सके, उनको पहले इंसिडेंट पे जहाँ उनको शक भी हो, दे कैन कम और बता सके। ये डज दैट वर्क इन रियल वर्ल्ड के बच्चे, पेरेंट्स भी इतने अब हो चुके हैं कि बच्चों से ये वाली कॉन्वर्सेशन जो बड़ी मुश्किल कॉन्वर्सेशन है वो कर सकें? हो रहा है? सो इट डज़ नॉट हैपन, एंड इसलिए नहीं होता कि हमारा जो कल्चर है वो ये है ही नहीं कि हम उनसे बच्चों को एक ओपन कम्युनिकेशन का एक घर में माहौल रखा हुआ है जिसमें हम ओपनली उनसे ये बातें कर रहे हैं, एंड वी आर फ्रॉम द वेरी अर्ली एज टेलिंग देम कि क्या चीज़ सेफ़ है, क्या चीज़ अनसेफ है, सेफ़ कॉन्वर्सेशंस क्या है, सेफ़ टच क्या है। एंड चूँकि हम लोग ये कॉन्वर्सेशंस नहीं करते, बच्चों से अक्सर औकात चीज़ें छुपा के रखते हैं, तो फिर बच्चों को भी, और रोल मॉडलिंग उनके लिए नहीं करते कि बात उनसे कैसी करनी चाहिए, तो बच्चों को भी नहीं पता होता कि किस तरीके से माँ बाप से आके ये बात करें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वेरी वेरी स्केयर्ड टेलिंग पेरेंट्स। कितनी देर तक इसके असरात रहते हैं? डॉक्टर आयशा आपसे भी जानेंगे। ये स्टिग्मा जो कि स्टिग्मा है नहीं, ये हमने अपने जहन में बिठा लिया है, बेसिकली सारी उम्र एक्चुअली आपको ये हॉन्ट कर सकता है, और बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी होता है जो विक्टिम्स हैं उनका इलाज नहीं हुआ और वो अल्टीमेटली खुद अब्यूज़र्स बन गए हैं। ये क्या सिलसिला है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के मुशीर ज़िया उल हक बंगश भी हमारे साथ मौजूद हैं। बंगी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बंगी साहब, हमने देखा है कि अभी तो 2019 शुरू हुआ है, लेकिन केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, हर साल पिछले साल से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं। कुछ गौर किया गया कि क्यों इतनी बड़ी तादाद में केसेस अब सामने आ रहे हैं? मसला है क्या, कैसे हल करना है? ज़ाहिर है बच्चे तो हमारे ही हैं, हल तो हमें ही करना है। पहले तो ये है कि ये जो इस तरह के क्राइम्स जो है वो पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, और माशरा हमारा ऐसा है कि उसमें ये सारी चीज़ें इस तरह की हो रही हैं। इसको हर फोरम पे कंडेम भी किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह के जितने भी केसेस सामने आए, और उस पर उस वक्त हुकूमत ने उसी तरीके से रिस्पॉन्ड किया, और
इसका जो हल था वो हल भी निकाला, हर तरीके से हल निकाला है। और लेकिन ये हम इसमें ये कहेंगे कि ओवरऑल अगर हम इस माशरे की बात करें तो इसमें माशरे में हर तरह के लोग रह रहे हैं, और बावजूद इसके कि बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देने के बावजूद भी इस तरह की बात हो जाती है। लेकिन यह है कि जितने भी केसेस हैं, और मैं आप लोगों की तवज्जो से भी ये कहूँगा कि इस तरह के अगर जो केसेस सामने आप लोग ले आते हैं उस पर हुकूमत उस तरीके से तेज़ी से अमल दरामद करती है और हल करने की कोशिश। आप हमारे साथ रहिएगा। कैप्टन रिटायर्ड शुएब भी हमारे साथ हैं। शुएब साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि जिस तरह आपने कहा कि इट इज़ अ बिजनेस, अगर बिजनेस है तो कुछ लोग तो रिपोर्ट हुए जो आपने पकड़ लिए, लेकिन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कुछ और लोगों का पता लगा उनसे जो कि इस नेटवर्क में इन्वॉल्व थे, या अगर ये नेटवर्क है तो इसका कोई सरगना होगा, इसका कोई लीडर है, कोई है जिसकी सरपरस्ती इन लोगों को हासिल है, वहाँ तक भी पहुँचे हैं आप लोग कि नहीं? हमारे पास जो साइबर में जितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसमें डेफिनेटली हमारे पास लिंक्स भी आए हैं, क्योंकि एक क्रिमिनल नहीं है जो फ्रंट पे हमें नज़र आया, उसके साथ 3-4 लोग, हर केस में 3 या 4 लोग और भी हमें नज़र आए जो कि हमारे लोकल क्राइम ग्रुप के मेंबर्स हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व हैं। तो चूँकि जैसे बताया गया कि लोग सामने नहीं आते, बच्चे भी डरते हैं और पेरेंट्स भी जो है वो उसकी रिपोर्ट नहीं करते कि उनकी फैमिली में ये बात पता लग जाएगी, उनके रिश्तेदारों को पता लग जाएगा, उनके मोहल्ले में पता लग जाएगा। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ये क्राइम अंडर रिपोर्टेड है। और वो जो लोग आ जाते हैं फिर वो भी जो है इस सूरत में आते हैं कि वो कहते हैं कि हमारा कंप्रोमाइज़ हो जाए किसी तरीके से, हम कोर्ट में जाके वो कचहरियों में जो है वो पेशियाँ ना भुगतें। तो जो की पॉइंट इसमें जो इशू आ रहा है हमारे पास, जो पेरेंट्स की बच्चों के साथ दोस्ती नहीं है, चले वो तो हम बात कर रहे हैं, वो तो हम गैप बहुत ज़्यादा है बात कर रहे हैं, इसके साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स पे भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब आप बता दें हमें कि जो आपने गिरफ्तारियां कर ली उनसे मजीद कितने लोग गिरफ्तार हुए? कोई नंबर, कोई फिगर है आपके पास, या कोई और शख्स जो सरपरस्ती करता हो इन तमाम लोगों की? हमारे पास जो है इस वक्त जो है मोर देन 20 जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में लोग हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और वो जेल के अंदर हैं। कुछ लोगों की बेल भी कोर्ट्स ने ली हुई है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये एक एंडलेस किस्म का क्राइम है। इसमें हम जितना कंप्लेंट्स आती हैं उसके साथ साथ एविडेंस भी इतनी सॉलिड होती है, और वी ट्राई टू ब्रिंग दिस केस टू द कोर्ट फॉर द प्रोसिक्यूशन। राइट। अच्छा, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है कोर्ट्स का भी जी। अच्छा कैप्टन साहब, फाइनली एक और आप बता दें कि जो जितनी गिरफ्तारियों का आप अभी जिक्र कर रहे हैं ये दे आर ऑल कनेक्टेड टू इंटरनेशनल नेटवर्क्स या फिर ये इनसाइड ही पाकिस्तान में नेटवर्क्स हैं? लेकिन दो किस्म के ग्रुप्स हैं। एक वो लोग हैं जो कि इंटरनेशनली कनेक्टेड हैं, जैसे हमने एक लाहौर से केस था सादात, तो जो कि पाकिस्तानी बच्चों की वीडियो बना के बाहर सेल करता था, और उसके जो है अकाउंट में $50,000 भी रिसीव हुए थे इसी वीडियो को सेल करने के। जो हमारे पास केसेस हैं लोकल लेवल के, डोमेस्टिक केसेस हैं, उसमें वो लिंक्स लोकल लोगों के साथ हैं। लेकिन दो तरह के ग्रुप, जैसे मैंने कहा, इंटरनेशनली भी ये ग्रुप्स में लोग शामिल हैं और लोकली भी हमारे पास ग्रुप्स में लोग शामिल हैं। इसके तो अब माफिया की सूरत में मामला सामने आ रहा है। हमारे साथ ही रहिएगा। बंगश साहब हमारे साथ। बंगश साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी फिर हमने ब्रेक भी लेनी है, लेकिन पहले बंगश साहब आपसे भी पूछ रहे हैं, सजाओं की हमें बड़ा रहता है कि इसमें ऑब्वियसली बच्चों से ज्यादती करने वालों के लिए सख्त सजाएं जो हैं तो सही, दे आर देयर इन द लॉ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन पर अमल होता नजर नहीं आता। ये हाल पूरे मुल्क का है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की ऑब्वियसली हम बात नहीं करें, लेकिन आपके सूबे में ऑब्वियसली हुकूमत का तसलसल कायम है। यहाँ पुलिस को बाइख्तियार नहीं बनाया गया कि पकड़ा भी जाए, ये मसला हल भी किया जाए, सजाएं भी हों? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखो लास्ट इन ओवर में खैबर पख्तूनख्वा वाहिद हुकूमत थी कि जिसने पुलिस को मतलब डिपोलाइज किया, और मतलब पुलिस को पूरा बाख्तियार बनाया गया था, और अभी भी पुलिस हमारी बाख्तियार है। और इस तरह के अगर वाक़यात हो रहे हैं और सामने आ रहे हैं तो आप ख़ुद देख रहे हैं कि पुलिस उसमें मुकम्मल तौर पे उस पर एक्शन लेती है, उस पर अमल दरामद करती है, मुजरिम को पकड़ती है, और बाकी जुडिशरी के हवाले कर दी थी। अब जुडिशरी का ये काम है कि वो इसमें जो सज़ाएँ इसके लिए तजवीज़ की गई है उस पर उस तरीके से जुडिशरी उसको सज़ाएँ देती है। फिर पुलिस का
जो काम है पुलिस अपना काम बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कर रही है। ऑलराइट, ओके, ये तो अभी आपने बता दिया। डॉक्टर आयशा आपके पास वापस आते हैं और ये आप हमें आयशा बताइएगा कि अब ये प्रोफाइल ऑफ द चाइल्ड की हम थोड़ी सी बात कर लें। सो इन योर माइंड वो बच्चा आता है जो कि शायद उसके घर में इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, शायद वो होमलेस है। हम एक प्रोफाइल अपने दिमाग में बना लेते हैं बिकॉज एक सिक्योर बच्चा जो अपने घर में अपने माँ बाप के साथ रह रहा है, एक फुल फैमिली है उसकी, देयर इज़ अपेरेंटली नो मनी इश्यूज़, कोई मसला है ही नहीं, उनके साथ भी हो जाता है, तो फिर प्रोटेक्शन तो मिलनी ही नहीं है ना उस बच्चे को कहाँ से? So there is no profile. There's no single sort of thing that we can look at and say कि ये particular बच्चा है ये ज़्यादा vulnerable होगा. There will be children जो कि थोड़ा सा जिनको अपने तौर पे self esteem के थोड़े से issues हैं. So if there is somebody who's connecting with them, उनसे बात कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, उनसे connect कर रहे हैं, इंटरनेट पे connect कर रहे हैं, घर पे आके बाप के दोस्त का भी हमने सुना या something like that, they're coming, even like usually it's a family member or somebody that the child knows, right? So कोई चचा, कोई मामू, कोई cousin या stuff. Most common perpetrator is biological father actually. So usually it's somebody जिसको बच्चा trust करता है, और या तो फिर आप इंटरनेट पे उनके साथ वो trust build करें and once they start trusting you they will do something for you. तो वो usually अगर parents are not being that person जिसको बच्चा सबसे ज़्यादा trust करता है और उसकी जगह कोई और fill कर रहा है, तो then that child becomes vulnerable. So that is the profile. But having said that, through the internet and everything, I think it's just becoming so common for children for anyone to sort of be vulnerable. ऑलराइट जी, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर आयशा ज़ियाउल्लाह बंगश और कैप्टन के साथ मौजूद थे, हमने बात की और हमने जो बच्चों को लेकर ये सीखा कि हमें नज़र तो रखनी है लेकिन दोस्ती करें ताकि वो हमसे बात कर सकें, दे कैन फाइट इन अस रादर देन एनीबडी एल्स अराउंड अस। और ये वो बातें करना कि जी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज़ मोर देन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई, ये तो आपको फ़र्ज़ है, आप अपने बच्चों पर भी नज़र रखें, बाकियों के बच्चों पर भी नज़र रखें, आप बस चौकन्ना रहें और आप आंखें खोल के रखें। आपको अब बता दिया गया है कि देयर आर दीज नेटवर्क्स हु आर वर्किंग, ऑफ कोर्स उनको पकड़ा भी जा रहा है, लेकिन जब किसी एक नेटवर्क को पकड़ा जाए तो 2-4 और निकल आते हैं, तो लिहाजा डोंट रेस्ट इजी कि कुछ हो रहा है इस बारे में, होता रहेगा, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपनी करते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स में नजर रखें, एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत हम सब पहचानते हैं, हम सब इन्हें चाहते हैं, हम सब ने इनका काम पढ़ा है, हमने इनका काम देखा भी है छोटे पर्दे पर। हसीना मोइन साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और आज हम बात करेंगे किसकी आज हम बात करेंगे फैज़ साहब की। आज जदीद उर्दू शायरी के सबसे बड़े शायर फैज़ अहमद फैज़ का 108वां जन्मदिन है, उनकी बर्थडे है। फैज़ साहब सियालकोट के नज़दीकी शहर नारोवाल में पैदा हुए और फिर आपको क्या बताएं जनाब, नक्श फरियादी, दस्ते सबा, जिंदानामा, दस्ता संग, सरे वादी सीना, शाम शहर यारा और मेरे दिल मेरे मुसाफिर इनके कलाम के मजमूए हैं। 20 नवंबर 1984 को वफात पा गए। फैज़ साहब पे बात करने के लिए हमने बहुत ही खास मेहमान को दावत दी है, मुमताज़ राइटर, मकालमा निगार, ड्रामा नवीस हसीना मोइन साहिबा। कौन वाकिफ नहीं है इनसे, जेर ज़बर पेश अंकल उर्फी। अंकल की तो हम कल परसों ही बातें कर रहे थे, धूप के नारे, तन्हाइयाँ, मतलब द लिस्ट गोज ऑन, लंबी लिस्ट है। और एक्चुअली हमने इनको इन्वाइट भी इसलिए किया क्योंकि फैज़ साहब पे बात करनी हो ना तो कोई भारी भरकम शख्सियत ही होनी चाहिए। हम दोनों तो शायद ये फ़र्ज़ नहीं निभा सकते। हसीना मोइन साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आप इधर आई हैं। हसीना साहिबा, हम सुन रहे हैं फैज़ साहब की शायरी को, बड़े पुराने हमारे सिंगर्स भी कुछ सामने आए हैं, बिल्कुल समझ भी आ रही है। और समझ का ये है इनकी शायरी का कि कोई अल्फाज ना भी आते हो तो वो एसेंस जो है ना वो बड़ा ज़ोर से समझ आ जाता है। तो अब उनकी तरह कोई लिखता नहीं है या कोई सोचता नहीं है, वो शायरी तो बहुत हो रही है। अमजद इस्लाम अमजद बहुत लिख रहे हैं। इफ्तिखार आरिफ की पढ़ी होगी जी जी बिल्कुल, इफ्तिखार आरिफ साहब तो बहुत ही शायरी है। अब फैज़ का ये है कि फैज़ साहब फैज़ी थे, हर एक जो होता है वो अपनी ज़ात में यकता होता है। फैज़ साहब जैसा दूसरा तो कोई नहीं हो सकता, आरिफ साहब भी जैसा कोई नहीं होगा, अमजद की तरह भी कोई नहीं होगा। ये सब अपनी अपनी जगह अपना फ़र्ज निभा रहे हैं और बहुत अच्छा किया है। हसीना आप इश्क मोहब्बत की बातें हों या फिर अपने इर्द गिर्द के माहौल से मुतासर हो के फैज़ साहब ने जो लिखा है, एक किस्सा बड़ा मशहूर है कि वो ढाका गए थे 1971 के बाद और फिर वापसी पे जहाज़ में उन्होंने मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग लिखा। अब तो फिर इस तरह का कलाम हो, आपको सबसे ख़ास बात फैज़ की शायरी में क्या लगती है, क्या उनसर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है जो दूसरों से जुदा है? कि शायरी का पहला दौर तो रोमांटिक है, रोमांस है उसमें, बड़ा खूबसूरत बड़ी खूबसूरत शायरी है।
उनकी पहली किताब जो है, और उसके बाद दूसरी किताब भी, बल्कि उसके बाद चूँकि पॉलिटिक्स इस तरह की हो गई थी कि उनको जेल जाना पड़ा, उनको मुल्क से बाहर जाना पड़ा। ये भी मैं बता दूं कि उनकी बेटी से मेरी बहुत दोस्ती है, जी जी, मुनीज़ा से, और मैं उनके घर जाके रहती रही हूँ, तो इसलिए मैं फैज़ साहब से वैसे नहीं मिली, क्योंकि ये बड़ा इत्तेफाक की बात है कि जब सिल्वर जुबली हुआ था पाकिस्तान टेलीविज़न का, तो हम सब जमा हुए थे वहाँ, और उसमें मुनीज़ा मुझे लेके, बाद में जब प्रोग्राम हो गया था तो मुनीज़ा मुझे लेके गई थी और सारे शहर में मुख्तलिफ़ लोगों से मिलवाने और यूँ तफरी करने, चाय पीने। ये थी ना एक रात पहले की बात, उसी रात मैं वापस आ गई थी, और घर आके रात की लेट न्यूज़ में मैंने सुना था कि फैज़ साहब का इंतकाल हो गया, क्योंकि वो हॉस्पिटल में उस वक्त एडमिटेड थे। इतना अफसोस हुआ मुझे कि हम जाके उनसे मिल लेते, उस वक्त इयादत कर लेते, पूछ लेते, कुछ कह लेते। इतनी खूबसूरत शायरी है उनकी कि उनका कोई जवाब नहीं है। बल्कि बेशक बेशक। हसीना साहब ये भी बताइएगा कि आप जो दौर की बात कर रही हैं कि स्टार्टेड ऑफ उन्होंने एज रोमांटिक, और उसके बाद फिर वो जेल गए, और फिर मुल्क के वो पॉलिटिक्स ही हो गए। कभी कभार हम सोचते हैं क्या वो शायरी अच्छी है जो हर दौर में रेलिवेंट रहे, लेकिन उससे ये एहसास होता है कि हमारे हालात तो कुछ बेहतर हुए ही नहीं। तो ये भी बड़ा सवाल उठता है कि शायरी तो बहुत अच्छी थी उस वक्त के लिए और अभी भी अच्छी लगती है, लेकिन अभी भी हम उसको एसोसिएट कर सकते हैं कि अभी क्या हो रहा है। बिल्कुल, जब आप उनके अशार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा आज की बात हो रही है। जी बिल्कुल। और ये बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ कि हम पिछली, मुझे तो लगता है कभी गालिब भी पढ़ते हैं तो लगता है आज की बात हो रही है। हाँ, ये कमाली इतने बुरे हालात नहीं है, इतने पुराने हालात नहीं है। अच्छा, सीना साहब हमारे साथ हैं, कुछ और भी हम ट्रिब्यूट्स पेश करना चाहते हैं। फैज़ साहब हमारे पास क्या क्लिप है, इसको क्या कहूँगी, इंटरव्यू तो नहीं है, क्लिप है, देखते हैं फिर इसके बारे में आपको बताते हैं। कलकत्ते में उन्हें एक दफ़ा रोक लिया गया था, तो ज्योति बाबू के पास गया मैसेज के एक साहब कोई पाकिस्तान से आए हैं और वो आए हैं बांग्लादेश से और यहाँ पे उन्हें उतरना चाहते हैं, शहर जाना चाहते हैं। तो ज्योति बसु खुद गए वहाँ से, उन्होंने कहा आपने किसको रोक लिया? ज्योति बसु केम ऑल द वे टू द एयरपोर्ट एंड ही बिलोंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल टू द एंटायर सब कॉन्टिनेंट एनीवेयर इन दिस। इस आदमी को पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, इसकी शक्ल पासपोर्ट है इसको, इसी तरह से। अच्छा, वाह, मतलब अक्रॉस द बॉर्डर ट्रिब्यूट्स भी हम देख रहे हैं, लेकिन ये वही बात है, ये आपको पता है कि जावेद अख्तर और शबाना आज़मी तो फैज़ मेले में हमेशा ही आते भी हैं, अभी भी दोबारा आने वाले हैं। अच्छा हसीना, आप बाज़ नक़ाद, बाज़ क्रिटिक्स कुछ शायरी की इनकी कुछ तरकीब पे सवाल उठाते हैं। फॉर इंस्टेंस, तेरे होंठों के फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे वारे गए, तो नक़ाद ये पूछता है कि दार की खुश्क टहनी क्या होती है? ऐसी तरकीब पे आपकी दार की खुश्क टहनी पे वारे गए, वो असल में ये था कि एक्चुअली उनको सज़ाएं इतनी मिली थी कि उनको ये लगा था कि जैसे आपको जब ज़िंदगी से अलग करके जेल खाने में या कहीं भी बंद कर दिया जाए तो आप ज़िंदगी से अलग हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपको फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया गया है। ये जो तकलीफ़ होती है बंद हो जाने की, आज़ादी ख़त्म हो जाने की, जो हम लोगों को एहसास होना चाहिए कि हमारा मुल्क आज़ाद है और हम उसकी कदर नहीं करते, लेकिन ये कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। जब आप जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं तो बिल्कुल ये लगता है कि वही खुश टहनी पे वारे गए। तो ये वाली चीज़ होती है, एहसास जो होता है इंसान का बंद होने का, वो बड़ा ख़तरनाक होता है। और वो फैज़ साहब ने अपनी कई नज़मों में दिया है वो ये बताने को कि इंसान जब कैद होता है तो कैसा महसूस करता है। वैसे भी उन्होंने बताया था, एक दफ़ा उनका ये था कि वो कमरे से फ़ौरन निकल आए घबरा के। लोगों ने कहा क्या हुआ भाई? कहने लगे नहीं वैसे तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कमरे में नहीं, बाहर ही लेटूंगा। अब लोगों ने बड़ा दरियाफ्त किया कि भाई क्या बात हो गई, आप कमरे में क्यों नहीं लेट रहे हैं? पता चला एक छिपकली आ गई थी और फैज़ साहब
उससे वो थे कि मैं वहाँ कमरे में नहीं जाऊँगा। तो ओनली थिंग इन कॉमन बिटवीन फैज साहब एंड परहैप्स आजकल के लोग। लेकिन एक बात और भी शायरों के हवाले से, एंड ऑफ कोर्स फैज साहब की हम बात कर रहे हैं कि क्या वो एहसास या वो जज्बात के बारे में लिख सकते हैं जो उन्होंने फील ना किए हों, जैसे कि आप कैद की ये सारी बात कर रही हैं। क्या उनको कैद जाना ही था उस एहसास के बारे में बताने के लिए, या फिर वो वैसे भी बता सकते थे? वो तो एहसास है। मतलब इश्क की बात की जा सकती है अगर इश्क ना हुआ हो तो। हाँ नहीं, मतलब अगर वो कैद न भी होते तो वो शायर तो इतना हसास होता है और इतनी दूर की सोचता है, शायर या राइटर या जो कोई भी होता है, तो वो तो उसको अंदाज़ा होता है कि उसमें क्या महसूस होता होगा। यानी ये कि चाहे वो आप कैद ना करें उसे, लेकिन कैदी की कैफियत उसको अंदाज़ा होती है। हाँ, मौत तो। की कैफियत का अंदाज़ा होता है, तकलीफ़ का। वो आप वो देखें ना, उनकी जो नज़्म है शब, जिसमें वो है आज कितना दर्द है, ठीक से याद नहीं है, ठीक है वो है। अच्छा आपा, अब जाते जाते बस वक्त कम है हमारे पास, आपकी क्या मसरूफियत है? कुछ लिख रही हैं टेलीविज़न के लिए, बड़े पर्दे के लिए, फिल्म के लिए? अब मैंने अभी तो टेलीविज़न के लिए मैं इसलिए नहीं लिख रही हूँ कि मीडिया ने बड़ा जुल्म किया हुआ है, ख़ासकर औरतों के ऊपर। अच्छा बिल्कुल, हमें तो वो ड्रामों के टाइटल मेरे ज़हन में घूमना शुरू हो गए हैं। सम बेचारी, सम हाँ, मैंने तो 2 साल से देखे नहीं हैं भाई, लेकिन ये कि जो मैंने देखे थे और जो सुने हैं उसमें औरत को इतना जलील किया गया। आजकल आज औरतों का दिन भी है। हाँ, पाकिस्तान विमेंस पाकिस्तान जी 12 कल था। तो उसमें अब आप देखिए मीडिया का असर कितना शदीद होता है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बच्चों पे के जहनों पर इसका असर क्या होगा, मगर हम लोगों के समझ में नहीं आ रही ये बात। हम वही दिखा रहे हैं, औरत को थप्पड़ मारना, घर से बाहर निकाल देना, ज़रा से कसूर पर उसकी सरजनिश करना, जो कुछ भी है, ये सारी बातें बच्चों के जहन में आप एक तरह की बीज बो रहे हैं। 10 साल बाद इसका नतीजा आप देखेंगे नजर आ जाएगा। और ये हमें बिल्कुल खौफ नहीं है कि 10 साल बाद क्या होगा। या आप जो इलिसिट वो रिलेशनशिप्स दिखा रहे हैं, वो क्या है भाई? आपके मुल्क में क्या ऐसा हो रहा है? अगर हो भी रहा है तो 1% होगा जिसको इतना ज़्यादा अपर क्लास में या बिल्कुल लोअर क्लास में होता है। इस तरह के वाक़यात के आदमी कहीं और हैं और औरतें कहीं और हैं, मगर ये आम बातें हैं जो आप पब्लिक को दे रहे हैं। तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबली नहीं पोर्ट्रे किया जा रहा, तो पूरी फुल नहीं हो रही। और बिल्कुल हम आपसे एग्री करते हैं, वेरी लिटिल पॉकेट्स ऑफ चेंज शायद आना स्टार्ट हो गए, ट्रिकल डाउन थोड़ा सा करना स्टार्ट हो गया, बट ओवरऑल निज़ाम बिल्कुल ऐसा ही है। हसीना मोइन साहिबा, थैंक यू सो मच, ये ऑनर था हमारे लिए कि आप हमारे शो पे आई हैं और हम हमारे साथ कुछ चंद लम्हे गुजारे। कभी दोबारा आइएगा, आपसे एक अलहदा नशिस्त करेंगे हम। नहीं भाई, इतने सुबह मेरा लेकिन इसलिए आपका खुद ही बता, बहुत शुक्रिया। हम आपके पास आ जाएंगे इंशाल्लाह किसी वक्त शाम में। अच्छा जी, तो ये तो वादा हमने आपसे किया था। हम जब तकरीरें करते थे ना उस जमाने में, एक शेर हम बहुत पढ़ा करते थे, फैज साहब का ही शेर है, जिस धत से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं, ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, गर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। वो जमाना हमें जो है ना याद आ गया। जबरदस्त।